चैप्टर्स 685 हे लूलैंड्स इमॉर्टल असेंशन 3/3, 686, 687 ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन, 688 सेकेंड बैटल विद हे चेंग 1/2। चैप्टर स्टार्ट हे लूलैंड की एथ से एक ऐसी कमाल की रोशनी फूट रही थी। वो रोशनी इकट्ठी होकर एक ऐसी पिलर बन गई जैसे असली हो, और उसने सीधा ट्रिब्यूलेशन क्लाउड को चीरते हुए अन 2 घंटियों पर वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ वो घंटियां टूट गईं, पूरी तरह से खत्म हो गईं और दोबारा पैदा नहीं हो पाईं। रोशनी का पिलर बस एक पाल के लिए ही रहा और फिर ही लूलैंड ने अपनी एयर बैंड कर ली। ये पूरा प्रोसेस हद से ज्यादा छोटा था, बस एक सांस लेने जितना। यह डाइवर्ट डिजास्टर की रोशनी थी। हे लूलैंड ने इमॉर्टल गू डाइवर्ट डिजास्टर का इस्तेमाल किया था। एक इमॉर्टल गू की ताकत आम नहीं होती, यह फैंग युआन के मोर्टल किलर मूव आईसी ड्रिल स्टारडस्ट से बिल्कुल अलग थी। हे लूलैंड ने अपनी सांस पर काबू पाया और फिर से अपनी एन खोली। डाइवर्ट डिजास्टर लाइट के 2 पिलर्स निकले और 2 और घंटियों को तबाह कर दिया। फैंग युआन मन हैरान था, इतनी ताकत, ये सिर्फ डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू का सिंपल यूज नहीं था, इसे मोर्टल गू के साथ इस्तेमाल किया गया है। अपनी नजर से अटैक लॉन्च करना, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ए निशाने पर है। दूसरे शब्दों में, ही लूलैंड ने इमॉर्टल गू डाइवर्ट डिजास्टर को कोर बनाकर एक इमॉर्टल किलर मूव पहले हाई डेवलप कर लिया है। हे लूलैंड के पास कमाल का टैलेंट था। डाइवर्ट डिजास्टर गू मिलने के कुछ हाई टाइम बाद उसने एक इमॉर्टल किलर मूव डेवलप कर लिया। यह फैंग युआन के लिए बहुत अजीब और ना सोचने वाली बात थी, लेकिन सच उसके सामने था, इसे झुठलाया नहीं जा सकता था। इसी वक्त ही लूलैंड ने फिर अपनी एन खोली और 2 और घंटियों को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार उसने अपनी एन बैंड कर ली। ताजे खून की 2 लकीरें उसकी आंखों के कोने से बहने लगी। उसकी पलकें कांप रही थी और उसका जिस्म हिल रहा था। उसके हाथ में उसने डाइवर्ट डिजास्टर गू को कास के पकड़ा हुआ था, उस पर क्रैक्स आ रहे थे और वो धीरे धीरे करा रहा था। ये जल्दी में बनाया गया इमॉर्टल किलर मूव पूरा नहीं था, इसमें बहुत बड़ी कमजोरियां थी। 2 घंटियां बची हैं। हे लूलैंड ने इसकी परवाह नहीं की, उसने अपने दांत भीन लिए और जबरदस्ती अपनी ईड़ खोली और हेवनली ट्रिब्यूलेशन की आखिरी 2 घंटियों को एक हाई झटके में तोड़ डाला। ग उसकी खूबसूरत एवीयूएस पाल टूटकर बिखर गईं और उसके खाली आई सॉकेट से खून की 2 धाराएं बह निकली। एक धमाके के साथ डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू उसके हाथों में फट गया, रोशनी के पार्टिकल्स में टूटकर उसकी उंगलियों के बीच से फिसलकर गायब हो गया। हे लूलैंड अंधी हो चुकी थी। हालांकि उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक थी और उसकी रिकवरी स्पीड डरावनी थी, लेकिन उसकी एड़ी की चोट इमॉर्टल गू डाइवर्ट डिजास्टर को जबरदस्ती एक्टिवेट करने की वजह से थी। लकपात के डाउ मार्क्स उसके आई सॉकेट्स में थे, वो उन्हें ठीक नहीं कर सकती थी। रैंक 6 डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू भी इस प्रोसेस में तबाह हो गया और इतिहास बन गया। हे लूलैंड बेहद मजबूत इरादों वाली थी, उसके अंदर एक जबरदस्त कैरेक्टर वाला जिगरा था। एक भयानक कीमत चुकाने के बाद उसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, अब सिर्फ अर्थली कैलेमिटी बची थी। इस पल फैंग युआन ने अपने दिल में उसकी तारीफ की, जबरदस्त। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स के इमॉर्टल असेंशन से एक भयानक हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी पैदा होती थी। इससे भी बुरा यह था कि उनके पास एक ताकतवर दुश्मन भी था जो इंटरफेयर करने के लिए तैयार बैठा था। जिंदगी और मौत के इस भयानक प्रेशर में ही लूलैंड के पास डाइवर्ट डिजास्टर इमॉर्टल गू और अपनी एक जोड़ी एन कुर्बान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो आम लोग मुश्किल से ही ले पाते। ऐसी कुर्बानी हे लूलैंड के बड़े इरादों और बेरहम फितरत को दिखाती थी। उसके अंदर एक बेमिसाल जज्बा था, जैसे हाई हेवन की एक झरने की धार की तरह नीचे आई, अर्थ की एक सुनहरे फव्वारे की तरह ऊपर उठी। हे लूलैंड की बुनियाद और गहरी जमा पूंजी बड़ी मात्रा में ह्यूमन की में बदलकर उसके अंदर से फूट पड़ी। यह 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक की ह्यूमन की है। ताई बाई यून शेंग हक्का बक्का होकर देख रहा था। हे लूलैंड की ह्यूमन ची, फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग की मिलाकर भी कई गुना ज्यादा थी। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स की ह्यूमन ची मत पे ओ की मात्रा पर बेहद घनी होती थी। इसका ज्यादा क्रेडिट 10 एक्सट्रीम एपर्चर्स को जाता था। मन तैयार रहने के बावजूद देखने वाले अभी भी हैरान थे। जैसे ही तीनों की एक साथ मिली, उन्होंने एक बड़ा सा कोकून बना लिया जिसने ही लूलैंड को धक लिया। इस पॉइंट पर वो दूसरे स्टेप पर पहुंच चुकी थी, की को अंदर लेना। हे लूलैंड तीनों की को बैलेंस करने में लगी हुई थी। उसने अपने सारे स्मॉल फैमिली चीगू वापस ले लिए थे और कुछ देर के लिए अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती थी। क्रैक, जमी हुई नदियां टूटने लगी, आसमान और जमीन हिल गए। इसी पाल एक गरजने वाली आवाज सुनाई दी, जब एक विशाल पागल बंदर एक जमी हुई नदी की गहराइयों से कूदकर बाहर आया।
एक जोरदार थड की आवाज के साथ वो पागल बंदर जमीन पर उतरा। उसने जहां खड़ा था वहां दो बड़े गद्दे बना दिए। बर्फ के टुकड़े अनगैदों के चारों तरफ बिखर गए। पागल बंदर ने अपनी चाटी पीती और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गरजता हुआ ट्रिब्यूलेशन क्लाउड भी एक सेकंड के लिए जमसा गया। उसका जिस्म बर्फ जैसा सफेद था, उसकी ऊँट खून की तरह लाल, उसके बंदर वाले बाल बर्फीले तीरों की तरह खड़े आसमान की तरफ। वो सैकड़ों मीटर लंबा था, एक पहाड़ी जितना बड़ा। उसकी ऑरा कमाल की थी और वो बेहद खतरनाक था। उसके सामने फैंग युआन एक बिल्ली के सामने एक कीड़े जैसा था। अर्थली कैलेमिटी बैन गई। ये एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट कैलेमिटी है। ये एक ऐसी अर्थली कैलेमिटी है जो सिर्फ रैंक 7 गु इमॉर्टल्स फेस करते हैं। ताई बाई यून शेंग का दिल डूब गया। एक नाम फेरी ली शन के दिल में गूंज रहा था, आइसफॉल डिवाइन एप। फैंग युआन का चेहरा अभी भी पानी की तरह शांत था। आइसफॉल डिवाइन एप की बड़ी परछाई नीचे पद रही थी। उसके पास रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ थी। अगर उसके पास इमॉर्टल गु होता तो उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाता और बैटल सिचुएशन बहुत ज्यादा कठिन हो जाती। हे लुलैन तीनों की को बैलेंस करने में लगी थी। ही चेंग अभी तक नहीं दिखा था, जबकि फेरी ली शन और ताई बाई शेंग कहीं और छुपे हुए इस बेहद खतरनाक सिचुएशन में एक बेरहम रोशनी फैंग युआन की एट में चमकी। उसने अपने हाथ सामने जोड़े और अपना किलर मूव प्लान से पहले ही इस्तेमाल कर दिया। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड सेल्फ। फिस्ट की फूट पड़ी, शानदार और जबरदस्त, एक उफानती हुई नदी की तरह। ये एक लहराता हुआ समंदर था। बस कुछ सांसों के वक्त में 10,000 से ज्यादा फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स प्रकट हुए और उसके असली जिस्म को घेर लिया। वो उसके चारों तरफ हर दिशा में थे, आसमान में और जमीन पर, एक स्फीयर के फॉर्मेशन में। इस बात से बचने के लिए कि कहीं एक जोरदार लड़ाई की वजह से उसके पास टाइम ना बचे, फैंग युआन ने नॉर्दर्न प्लेन्स आने से पहले इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ को कई बार एक्टिवेट कर लिया था। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी उसके अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर की हुई थी। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स कुछ वक्त तक एग्जिस्ट कर सकते थे, और क्योंकि वो जिंदा नहीं थे, अन पर उसके इमॉर्टल एपर्चर की डेथ एनर्जी का कोई असर नहीं होता था। जब फैंग युआन ने उनका एक हिस्सा रिलीज किया, उसकी ऑरा आखिरकार इस बंदर से मैच कर गई। आइसफॉल डिवाइन एप हमला करने के लिए तैयार था। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन शानदार स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी को देखकर उसने अपना मुंह खोला, अपने तेज न्यूकीले दांत दिखाए जबकि उसकी मसल्स कास गईं। उसने इंतजार करना और देखना बेहतर समझा। बर्फ और हवा चली। फैंग युआन एक्सप्रेशनलेस था, उसका शरीर एक पत्थर की तरह स्थिर था जब उसने आइसफॉल डिवाइन एप की तरफ एक उंगली उठाई। फौरन आर्मी हरेक में आए और जंग के नारों से बैटलफील्ड गूंज उठा। 10,000 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स एक लहर की तरह आगे बढ़े। उन्होंने एक तूफान सा उठा दिया जब वो आइसफॉल डिवाइन एप की तरफ लपके। क्या ताकत है! ताई बाई यून शेंग का दिल जोरों से धड़क रहा था जब उसने ये देखा। ये पहली बार नहीं था जब उसने किलर मूव मिरियड सेल्फ देखा था। लंग या ब्लेस्ड लैंड में फैंग युआन ने इसका इस्तेमाल एक बार डेसोलेट बीस्ट स्वॉम्प क्रैब को पीटने के लिए किया था। लेकिन इस वक्त फैंग युआन ने सिर्फ एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का बीड इस्तेमाल करके 10,000 फैंटम्स बुलाए थे। अभी उससे कई गुना बड़ी आर्मी हमला कर रही थी। जैसे जैसे आर्मी का जोश बढ़ा, उनकी ऑरा इतनी जबरदस्त थी कि वो दुनिया को हिला सकती थी। आर्मी आगे बढ़ी, आइसफॉल डिवाइन एप की तरफ, और फिर रास्ते में 4 हिस्सों में बंट गई। एक बाएं गई, एक दाएं, एक ऊपर, और आखिरी वाली आगे बढ़ी। आइसफॉल डिवाइन एप की जंगली फितरत जाग उठी, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। फैंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी उसकी मर्जी के मुताबिक बेहद स्मूथली मूव कर रही थी। उसके कमांड पर वो फैल गए, एक बड़े जाल की तरह, और आइसफॉल डिवाइन एप को घेर लिया। मारो, मारो, मारो! स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स गरजे, वो चींटियों की तरह जो आइसफॉल डिवाइन एप पर एक साथ हमला कर रहे थे। आइसफॉल डिवाइन एप ने इधर उधर हमला किया, उसने अनगिनत फैंटम्स को तबाह कर दिया, लेकिन फैंग युआन के घेरे को तोड़ नहीं पाया। ये सच में दुनिया का एक बहुत ही जबरदस्त किलर मूव है। साथ में उसकी एंस्लेवमेंट पथ में मास्टर लेवल की काबिलियत। कोई हैरानी नहीं कि लिटिल लैन यूएस पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। ये देखकर फेरी ली शन बहुत खुश हुई। एक के बाद एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स एपर्चर से बाहर निकल रहे थे। फैंग युआन के पास अपने इमॉर्टल एपर्चर में 1 लाख से ज्यादा सैनिक उसने अभी सिर्फ 80,000 बुलाए थे। इन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में सबसे आम वालों के 2 हाथ कुछ के 4 हाथ या यहां तक कि 6 हाथ। उनके जितने ज्यादा हाथ होते, उनकी बैटल स्ट्रेंथ यूटीएनआई हाई ज्यादा होती। आइसफॉल डिवाइन एप ने गुस्से में दहाड़ मारी, वो जोरों से लड़ा,
उसका विशाल जिस्म और दानव जैसी ताकत, साथ में उसके जिस्म पर बाहर निकले बर्फीले तीरों ने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को मरने से पहले भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बिखरी हुई फिस्ट की का सिर्फ एक हिस्सा ही खर्च हुआ, बाकी हिस्सा फिर से इकट्ठा होकर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स बन जाता। इस वजह से फैंग युआन की आर्मी के फैंटम्स की संख्या में कमी बहुत धीरे हो गई। इस प्रोसेस के दौरान फैंग युआन के दिमाग में मौजूद जॉयफुल विल तेजी से इस्तेमाल हो रही थी। 10,000 सैनिकों को कंट्रोल करना उसकी जॉयफुल विल का खर्च बहुत ज्यादा था। बस कुछ ही सांसों में फैंग युआन ने डिलाइट इन वाटर इन माउंटेन इमॉर्टल गू को लगभग 10 बार एक्टिवेट कर लिया था। अजीब है, यह आइसफॉल डिवाइन एप एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट होने के बावजूद इसके पास कोई इमॉर्टल गू नहीं है, बल्कि इसके पास एक भी मोर्टल गू नहीं है। अर्थली कैलेमिटी ने यह अजीब चीज कहां से ढूंढ ली? फैंग युआन आइसफॉल डिवाइन एप के पीछे का सच देख सकता था। उसके पास कोई इमॉर्टल गू या कोई भी मोर्टल गू नहीं था। इस एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का खतरा बहुत कम हो गया था। तो फिर अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। फैंग युआन के होठों पर एक मुस्कान आई, उसकी ईंग में बेरहम रोशनी फूट पड़ी जब वो सीधा मैदान में उतरा और आगे बढ़ा। उसकी पीठ पर लगे लाइट इल्यूजन बैट विंग्स कई बार फड़फड़ाए और फैंग युआन की स्पीड बढ़ गई जैसे वो एक टूटता हुआ तारा हो। ये एक कमाल का नज़ारा था। रास्ते में होने वाले धमाकों के साथ उसने कुछ ही सांसों में एक बहुत बड़ी दूरी तय की, एक दानव देवता की तरह नीचे उतरा, ठीक आइसफॉल डिवाइन एप के ऊपर। आओ, ग्रुप स्ट्रेंथ मुझे सपोर्ट करो, फैंग युआन ने अपने दिल में जोश से चिल्लाया। फौरन उसके इमॉर्टल एपर्चर में मौजूद 45 ग्रुप स्ट्रेंथ गू एक साथ एक्टिवेट हो गए। ग्रुप स्ट्रेंथ गू को फैंग युआन ने पूरी तरह से मिरियड सेल्फ में शामिल कर लिया था। एक बार एक्टिवेट होने पर इसने मिरियड सेल्फ में एक नया बदलाव ला दिया। सैकड़ों स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स गायब हो गए, उनकी ताकत ग्रुप स्ट्रेंथ गू की शक्ति से फैंग युआन में इकट्ठी हो गई। फैंग युआन ने अपना एक दाहिना हाथ उठाया और आइसफॉल डिवाइन एप की खोपड़ी पर डे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा फॉर्म डिवाइन एप की खोपड़ी पर बेरहमी से जा टकराया। तेज झटके से फैंग युआन का फॉर्म फट गया, उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका मांस और खून धूल में मिल गया। और आइसफॉल डिवाइन एप की खोपड़ी, उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था। छेद में आई दरार बिजली की रफ्तार से फैली और पूरे बंदर के सिर पर असर कर गई। अगले हाईपैल आइसफॉल डिवाइन एप की खोपड़ी फट गई। ये देखकर चाहे फेरी ली शन हो या ताई बाई यून शेंग, वो इतने हैरान थे कि उनकी ईंद बाहर आने को हो गई। यहां तक कि फैंग युआन भी हैरान था, ये क्या हो रहा है? पूरा बंदर का सिर तबाह हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट है। किलर मूव मिरियड सेल्फ उसने अकेले ही कंप्लीट किया था, ग्रुप स्ट्रेंथ गू भी उसने ही जोड़ा था। वो अपनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। जब ग्रुप स्ट्रेंथ गू जुड़ जाता था, वो ज्यादा से ज्यादा आइसफॉल डिवाइन एप की खोपड़ी को क्रैक कर सकता था और खून निकाल सकता था, लेकिन पूरा सिर नहीं फट सकता था। संभाल के, इस पैल ताई बाई यून शेंग खुद को रोक ना सका और सामने आ गया, चेतावनी देते हुए चिल्लाया। फैंग युआन पलटा और देखा, उसकी ईड़ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। आइसफॉल डिवाइन एप की विशाल मुट्ठी फैंग युआन के पास आ चुकी थी और उसने कुछ नोटिस हाई नहीं किया। वो बिजली की रफ्तार से नीचे आई, जैसे एक जहरीले सांप का हमला हो। फैंग युआन वक्त पर बच नहीं पाया, उस पर सीधा इस विशाल मुट्ठी का वार हुआ। चैप्टर 686। बूम! फैंग युआन एक कीड़े की तरह हवा में उड़ता चला गया, हवा में एक बड़ा आग बनाकर फिर बेरहमी से सख्त बर्फ की सतह पर जा गिरा। रंबो! बर्फ के टुकड़े पागलों की तरह बिखरे। इस ताकत ने फैंग युआन को एक टॉप के गोले की तरह उड़ा दिया। वो बर्फ की परत को चीरता हुआ एक बहुत बड़ी दूरी तक गया और आखिरकार रुका। फैंग युआन टूटी हुई बर्फ के बीच पड़ा था, गंभीर रूप से घायल। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी होने के बावजूद वो जरा भी हिल नहीं पा रहा था। उसका पूरा जिस्म एक फटे हुए बोर की तरह था। गहरा हरा ज़ॉम्बी खून अनगिनत घावों से बह रहा था। हड्डियां टूट चुकी थी, जिसमें से कुछ खाल और मांस में घुस गई थी, जबकि कुछ जिस्म से बाहर निकल आई थी। 8 हाथों में से सिर्फ 3 बचे थे। एक टूटा हुआ हाथ फैंग युआन से थोड़ी दूर पड़ा था। अभी अभी एक लंबा बर्फीला चैनल बन गया था, जिसे फैंग युआन ने अपने ही जिस्म से काट कर खोला था। कैन्स! फैंग युआन ने कुछ देर खांसा और एक हैरत भरी निगाह से आइसफॉल डिवाइन एप को देखा। वो अपना सिर खून के बावजूद अभी भी सीधा खड़ा था। ये क्या बाला है? आमतौर पर एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट भी मर जाता अगर उसका सिर तोड़ दिया जाता, लेकिन यह आइसफॉल डिवाइन एप जिसका सिर नहीं था, ना सिर्फ गिरा नहीं, बल्कि उसने फैंग युआन पर एक बहुत भारी पलटवार किया। फैंग युआन ने इस विशाल पंच को याद किया,
आम समझ के हिसाब से इतनी बड़ी ताकत से एक सोनिक बूम पैदा होना चाहिए था, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान वो हैरानीजनक रूप से खामोश था। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जो आइसफॉल डिवाइन एप कर सकता था, क्योंकि उसके पास कोई गू वर्म नहीं था। फैंग युआन ने अपना जिस्म हिलाने की कोशिश की, इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी कांपी लेकिन अभी भी बर्फ पर पड़ी रही, उसकी ताकत ने जवाब दे दिया था। हालांकि फैंग युआन महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म तेजी से ठीक हो रहा है। ज़ॉम्बीज मौत की एनर्जी को जीवन शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब तक उन्हें एक झटके में नाश ना कर दिया जाए, भरपूर डेथ एनर्जी उन्हें एक हैरान कर देने वाली रिकवरी स्पीड देती थी। फैंग युआन, ताइबाई यूनशेंग तेजी से उठकर उसके पास आया और उसी वक्त काली घनी रोशनी की किरणें उसके हाथ से निकली और फैंग युआन के जिस्म पर पड़ी। ये काली घनी रोशनी की किरणें ताइबाई यूनशेंग ने फैंग युआन के लिए ध्यान से तैयार की थी, और ये कोई आम हीलिंग गू वॉर्म्स नहीं थे। आम हीलिंग गू वॉर्म्स जान लाते थे और जीवन शक्ति को उत्तेजित करते थे, लेकिन यह फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के लिए बेकार था। फैंग युआन को अपनी डेथ एनर्जी बढ़ाने की जरूरत थी। डेथ एनर्जी जितनी ज्यादा मजबूत होती, उसकी रिकवरी स्पीड यूटीएनआई हाई तेज होती। इसलिए ज़ॉम्बीज को जिंदा लाश भी कहा जाता था। ताइबाई यूनशेंग की मदद से फैंग युआन की रिकवरी स्पीड तेजी से बढ़ गई। बहुत बढ़िया, फैंग युआन ने एक डरावनी मुस्कान दी। उसने जल्द ही अपनी हरकत करने की काबिलियत हासिल कर ली और बर्फ की सतह से उठ खड़ा हुआ। बूम! आइसफॉल डिवाइन एप के साथ एक हैरान करने वाला बदलाव हुआ, वो अचानक से खुद ही फट गया। फटने के बाद आइसफॉल डिवाइन एप की जगह पर पेगासी का एक बड़ा झुंड रह गया। ये पेगासी बिल्कुल भी आम नहीं थे, आज के जमाने के 2 पंखों वाले पेगासी से अलग थे। वो 2 पंखों वाले पेगासस से 2 से 3 गुना बड़े थे। उनकी पीठ पर कम से कम 2 जोड़ी पंख थे, जबकि कुछ के पास तो 3 जोड़ी भी थी। यह एंशिएंट पेगासस थे, उनके जितने ज्यादा पंख होते, उनकी बैटल स्ट्रेंथ यूटीएनआई हाई मजबूत होती। 4 पंखों वाले पेगासी बीस्ट एम्प्रेस के लेवल के थे, जबकि 6 पंखों वाले पेगासी डेसोलेट बीस्ट्स थे। मौजूदा 5 रीजन्स में एंशिएंट पेगासी पहले ही विलुप्त हो चुके थे। इनमें से ज्यादातर पेगासी 4 पंखों वाले थे, जबकि कुछ 6 पंखों वाले भी थे। पेगासस झुंड ने हिनहिनाया और फिर फैंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी से टकरा गए। ये एक कत्ल ए आम था। फैंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी लगातार हार रही थी, भारी नुकसान उठा रही थी। ये कोई बीस्ट कैलेमिटी नहीं है। आखिर यह है क्या? ताइबाई यूनशेंग तेजी से फैंग युआन के पास उठकर आया और इस नज़ारे को अपनी आंख फाड़े देखने लगा। एंशिएंट पेगासी और स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। एक केओटिक बैटल सिचुएशन बन गई। फैंग युआन को भारी नुकसान हुआ। ये इसलिए था क्योंकि स्ट्रेंथ पाथ फैंटम विशाल आइसफॉल डिवाइन एप से निपटने के लिए एक ढीले फॉर्मेशन में था। ए फ्लैट जब विशाल जानवर पेगासी के एक साथ झुंड में बदल गया था, ढीले फैंटम आर्मी फॉर्मेशन ने उल्टा पेगासस झुंड को बिना रोक टोक के रैम्पेज करने का मौका दे दिया। भले हाई स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन था और वो छोटे छोटे बैटल ग्रुप्स बना रहे थे, फिर भी उन्हें जीत से ज्यादा हार मिल रही थी और भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि इस कत्ल-ए-आम में कोई लाशें नहीं थी। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी जो फिस्ट ची से बने थे। जरूरी बात यह थी कि पेगासस झुंड के अदृश्य शरीर जो मारने के बाद हवा में गायब हो जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं? फैंग युआन की लाल आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, अपनी यादों में जवाब ढूंढने लगा। फिर एक ख्याल उसके मन में आया जब उसने एक अनोखी संभावना पर गौर किया। इस संभावना ने यूज हे लूलैंड की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ही लूलैंड 3 की के विशाल कोकून में ढकी हुई थी, जो इतना मोटा था कि वो उसकी परछाई तक नहीं देख सकता था। जब तक वो इस 3 ची ककून को निगल लेती, गु इमॉर्टल बनने के बाद उसकी काबिलियत बहुत गहरी होगी और उसका भविष्य रोशनी से भरा होगा। फैंग युआन पेगासस झुंड को देखने के लिए पलटा। उसकी ऊँग सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने पीछे की तरफ हाथ हिलाया, अपनी आवाज ताइबाई यूनशेंग तक पहुंचाते हुए जो उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। ओल्ड बॉय, पीछे हटो और मुझे देखो। फिर उसने अपने न्यूकीले दांत दिखाए और आगे बढ़ा। वो पेगासस झुंड और स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी की केओटिक लड़ाई में घुस गया। एक पाल में ऐसा लगा जैसे फैंग युआन ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो, क्योंकि अनगिनत एंशिएंट पेगासी उसकी तरफ लपके। उसने हेयर आर्मर एक्टिवेट किया और अपने हाथ उठाए, अपने सिर को बचाते हुए। जब उसने एक टारगेट लॉक कर लिया, फैंग युआन अचानक चिल्लाया और एक घायल 4 पंखों वाले पेगासस की तरफ लपका, जबरदस्ती उसी आसमान से जमीन पर पटक दिया। बैंग! इंसान और घोड़ा जमीन पर जोर से टकराए, बर्फ की सतह टूट गई
एक गहरा गड्ढा बन गया। फैंग युआन का पूरा जिस्म घावों से भरा था, कई जगह से हड्डियां टूट गई थी, खाल फाट गई थी और मांस अलग हो गया था। ठीक हुआ जिस्म एक बार फिर से कुचलकर एक बुरी हालत में आ गया था। कौन जाने कितने पेगासी ने यूएस पर हमला किया था जब वो केओटिक लड़ाई में घुसा और 4 पंखों वाले पेगासस से टकराया। ये पेगासी यूएस सिवाय आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। बड़ी संख्या में पेगासी एक सफेद सैलाब में इकट्ठे हुए जो आसमान से फैंग युआन की तरफ गिरा। फैंग युआन ने अपनी पूरी ताकत से नीचे जोर से संघर्ष कर रहे 4 पंखों वाले पेगासस को दबाया, जबकि उसके दिमाग में विल्स उबलते पानी की तरह लहरा रहे थे, तेजी से खत्म हो रहे थे। आसमान में डू स्ट्रेंथ पाथ फैंटम ग्रुप्स ने कोऑर्डिनेट किया और नीचे आते पेगासस ग्रुप को एक विशाल कैंची की तरह बीच में रोका। उसी वक्त बड़ी संख्या में स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकले और फैंग युआन के ऊपर एक आधे गोले का फॉर्मेशन बनाया, नुकसान की परवाह किए बिना पेगासस ग्रुप के जोरदार हमले का सामना करते हुए। फैंग युआन के नीचे 4 पंखों वाले पेगासस बिल्कुल भी प्यारा नहीं था, वो हिनेना रहा था और अपनी पूरी ताकत से छटपटा रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि फैंग युआन, एक स्ट्रेंथ पाथ गु इमॉर्टल जिसके पास इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी थी, वो भी उसी मुश्किल से काबू में कर पा रहा था। वक्त कम था, मौका खोया नहीं जा सकता था। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाई और बेरहमी से नीचे दे मारी। पेगासस का सिर तुरंत फोड़ दिया, हालांकि बिना सिर का पेगासस अभी भी छटपटा रहा था जैसे उसके सिर के जाने का कोई असर ही ना हुआ हो। फैंग युआन ने फिर अपने 8 हाथों से नीचे पंच मारे, पेगासस पर भारी मुक्कों की बरसात कर दी। नीचे की मोटी बर्फ की सतह इस मार्को से नई साकी और टूटने लगी। एक आम 4 पंखों वाला पेगासस एक बीस्ट टेम्पर के बराबर था जिसके पास रैंक 5 बैटल स्ट्रेंथ थी। अगर उनके पास मजबूत जंगली गू वॉर्म्स होते तो वो फैंग युआन के हमले के नीचे मांस का कीमा बन जाते। इस अजीब 4 पंखों वाले पेगासस के पास कोई गू वर्म नहीं था और जब फैंग युआन ने उसी कुचल दिया तो वो हवा में गायब हो गया बिना कोई बाल, हड्डी या खून छोड़े। अगले हाइपैल, हालांकि फैंग युआन की सिकुड़ी हुई ईंटें अचानक चौड़ी हो गईं। 4 पंखों वाले पेगासस के पूरी तरह नाश होने के बाद एक अदृश्य विल उसके दिमाग में घुस गई। उसकी ईंट में बेहद हैरानी और खुशी झलक रही थी। वो टूटी हुई बर्फ की सतह पर घुटनों के बाल बैठ गया और सारी हरकत बैंड कर दी, एक मूर्ति जैसा लग रहा था। भले ही उसके ऊपर घमासान कत्ल आम चल रहा था, उसी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जैसे वो किसी सपने में हो। फैंग युआन, ताई बाईयून शेंग ये देखकर बेहद चिंतित हो गया और फैंग युआन की तरफ उड़ने लगा। वापस आओ, यूएससीवाई डिस्टर्ब मत करो, ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। फेरी ली शन ने, हालांकि, अचानक अपनी आवाज भेजी। ताई बाईयून शेंग ने अपनी अण सिकोड़ी, तुरंत गुस्से में पूछा, लगता है तुम जानती हो कि ये कैलेमिटी क्या है? फेरी ली शान, हम साथी हैं, हम खास तौर पर ही लूलन को ट्रिब्यूलेशन पार करने में बचाने आए थे। तुम असल में हमें धोखा दे रही थी। तुम्हारा इरादा क्या है? ये धोखा नहीं है, स्नोई माउंटेन अलायंस को मत भूलो, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता तो मैं कसम के मुताबिक अब तक मर चुकी होती। ये सिर्फ एक अंदाजा था जिसके बारे में मैं आप शो हूं। फेरी ली शन ने जल्दी से समझाया। उसने सिर्फ ये जरूरी जानकारी छुपाई थी बिना इसका जिक्र किए, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें धोखा दे रही थी। भले ही वो साथी थे, वो अपने सारे राज शेयर नहीं कर सकते थे। फैंग युआन भी ऐसा नहीं करता। ताई बाईयून शेंग की सांस तेज हो गई जब वो तेजी से उड़ रहा था और चिड़चिड़ाते हुए पूछा, तो क्या तुम अभी भी मुझे नहीं बताओगी कि आखिर यह अंदाजा है क्या? फेरी ली शन ने एक गहरी सांस छोड़ी और जल्दी से बोली, ताई बाईयून शेंग, तुम भी इस बर्फीले मैदान के ओरिजिन्स के बारे में जानते हो। उस वक्त रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, नॉर्दर्न प्लेन्स का एक हिस्सा तबाह कर दिया था, इस इलाके को खाली कर दिया था। इस खाली जगह को आबाद करने के लिए रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल एक इमेमोरियल आइस फीनिक्स में बदल गया और बेहद ठंडी प्रोफाउंड आइस बाहर निकली जिसने इस जगह को जमा दिया, इसे एक बड़े बर्फीले मैदान में बदल दिया। पॉइंट पर आओ, ताई बाईयून शेंग चिल्लाया। फेरी ली शन ने ताई बाईयून शेंग की फीलिंग्स को समझा और उसी दोष नहीं दिया, अपनी बात जारी रखते हुए, सब जानते हैं कि रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल वेनरेबल था, स्ट्रेंथ पाथ का संस्थापक और ट्रांसफॉर्मेशन पथ का भी। बिना किसी अपवाद के हर रैंक 9 वेनरेबल ग्रेट डाओ का बच्चा होता है, आसमान और जमीन के असली सार के सबसे करीब। ना सिर्फ कानून उनके शब्दों का पालन करते थे, उनका हर काम असली मतलब रखता था और यहां तक कि उनकी नजरों की हरकत भी प्रकृति की गहराइयों को बयान करती थी। अगर वो मर भी जाते, उनका मुख्य किलर मूव आसमान और जमीन में छाप जाता, एक तरह की हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी बन जाता।
ताई बाई यून शेंग ने अनजाने में ही अदृश्य हाथों को याद किया। हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। फेरी ली शन ने जारी रखा। उस वक्त रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल एक आइस फीनिक्स में बदल गया और प्रोफाउंड आइस सांस में छोड़कर इस बर्फीले मैदान को बनाया जिस पर हम अभी हैं। ये मत भूलो कि आइस फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव है। इस बर्फीले मैदान के निर्माता के रूप में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने इस जमीन और आसमान के टुकड़े के बीच स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पथ का असली सार छाप दिया। कुछ गू इमोर्टल्स के बीच एक अंदाजा फैल गया, या साफ कहें तो एक अफवाह। जब तक कोई स्ट्रेंथ पाथ या ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू मास्टर इस बर्फीले मैदान में गू इमोर्टल बनता है, यह डव फ्रैगमेंट्स का एक रेजोनेंस पैदा करेगा, रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पथ के असली सार को जागा देगा। ताई बाई यून शेंग कांप गया। तो इसका मतलब कहीं ये सही। आइसफॉल डिवाइन एप सिर्फ एक झूठा रूप था और एंशिएंट पेगासी भी वही थे, वो स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पथ के असली सारद, जिन्होंने एक अर्थली कैलेमिटी का रूप ले लिया था। जब कोई इन बाहरी रूपों को पूरी तरह से तोड़ देता है, तो अंदर छुपा छोटा असली सार बाहर निकलकर उनके जिस्म में अपने आप घुस जाएगा। असली सार क्या है? यह आसमान और जमीन, ग्रेट डाओ और कानून के टुकड़ों की समझ है। फैंग युआन ने एक पेगासस को नाश्त किया और उसके अंदर का असली सार हासिल किया। दूसरे शब्दों में, फैंग युआन को सीधे रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल से तालीम मिल रही है। फेरी ली शन ने हैरान करने वाली बातें कही और साथ ही गहरी जलन भी दिखाई। एक रैंक 9 वेनरेबल से सीखने का मौका कितना बड़ा था। अगर कोई कहे कि 3 की एक गू मास्टर को आसमान और जमीन को समझने और नेचुरल इंस्पिरेशन पाने के लिए जमा होती हैं, तो इस जगह पर ट्रिब्यूलेशन पार करना और असली सार हासिल करना रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के अंडर पढ़ाई करने जैसा था। चैप्टर 687 ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन। फेरी ली शन ने गहरी भावुक आवाज में जारी रखा। सुना है कि रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के ट्रू मीनिंग की अफवाह नॉर्दर्न प्लेन्स के मौजूदा रैंक 7 डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू से आई थी। कहा जाता है कि जब वो 300 साल पहले एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल बना था, तो उसने इसी बर्फीले मैदान पर अपना ट्रिब्यूलेशन पार किया था। बस बात यह है कि हाल के सालों में गू इमॉर्टल्स बनने वालों की संख्या कम रही है, और इन नए बने गू इमॉर्टल्स में से बहुत कम ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के हैं और उससे भी कम स्ट्रेंथ पाथ के। इसलिए इस अंदाजे को साबित करना बहुत मुश्किल था। ताई बाई यून शेंग ने नाक से आवाज निकली, लेकिन अब फैंग युआन की तरफ जल्दी से नहीं बढ़ा। हालांकि फेरी ली शन और ही लू लैन ने यूएसईवाई और फैंग युआन को धोखा दिया था। आखिरकार ये इतना बड़ा फायदा था, इसलिए ताई बाई यून शेंग का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। वो पलता और गहरी नजर से ही लू लैन को देखा। हे लू लैन 3 की के कोकून में ढकी हुई थी और वो आराम से आगे बढ़ रही थी। ची कोकून का साइज धीरे धीरे मेथोडिकल तरीके से कम हो रहा था। इस औरत के इरादे वाकई बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ एक 10 एक्सट्रीम फिजिक इमॉर्टल बनने से संतुष्ट नहीं है, वो रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल से भी सीखना चाहती है। उसी डर नहीं है कि उसकी ताकत कम पड़ जाएगी और वो अपने लालच की वजह से मर जाएगी। वैसे रिस्क लेने का ये स्टाइल असल में फैंग युआन जैसा ही है, दोनों हाई पागल हैं। ताई बाई यू शेंग ने मन हाई मन एक ठंडी सांस ली। तो बात ऐसी थी, ये ट्रू मीनिंग के बाहरी रूप हैं। हा हा हा। फैंग युआन जोर से हंसा और धीरे धीरे अपने घुटनों के बाल से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से उसका जोश साफ झलक रहा था। फिर उसने एंशिएंट पेगासस ग्रुप को दोबारा देखा, लेकिन इस बार उसके देखने का तरीका अलग था। उसकी नज़र बेहद गर्म थी, एक ऐसे हवास के पुजारी जैसा जिसे हजारों साल बाद कोई अप्सरा दिख गई हो, या एक ऐसे डाकू जैसा जिसका लालच कभी पूरा ना होता हो और उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना देख लिया हो। मैं एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल तो बन गया हूं, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ पथ की नींव कमजोर थी और मैं स्ट्रेंथ पाथ में सिर्फ क्वाजी ग्रैंड मास्टर रेल्म तक ही पहुंच पाया। अपने रेल्म को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है, और एक क्वालिटेटिव बदलाव लाने के लिए आम एक्यूमुलेशन की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है। लेकिन अब बस इन ट्रू मीनिंग के बाहरी रूपों को मारकर मैं अपना स्ट्रेंथ पाथ रेल्म तेजी से बढ़ा सकता हूं, इसे असली ग्रैंड मास्टर रेल्म तक ले जा सकता हूं। 500 सालों के कड़वे संघर्षों की यादों और अनुभवों ने फैंग युआन को रेल्म बढ़ाने की मुश्किल से अच्छी तरह वाकिफ करा दिया था। रेल्म ग्रेट डाओ की समझ को दर्शाता था। किसी का स्ट्रेंथ पाथ रेल्म एक गू मास्टर की स्ट्रेंथ के डाओ की समझ थी। रेल्म आमतौर पर ऑर्डिनरी, क्वाजी मास्टर, मास्टर, क्वाजी ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और सुप्रीम ग्रैंड मास्टर में बांटा जाता था। ज्यादातर गू मास्टर्स पूरी जिंदगी सिर्फ ऑर्डिनरी रेल्म में ही रहते। क्वाजी मास्टर्स जीनियसेस या बूढ़े अनुभवी गू मास्टर्स होते थे। मास्टर्स बेहद दुर्लभ थे। मिसाल के तौर पर
इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में जो बड़े नॉर्दर्न प्लेन्स के हीरो की सभा थी, सिर्फ फैंग युआन और ताई बायुन शेंग के पास हाई फ्लाइंग में मास्टर लेवल की काबिलियत थी उन लोगों में जो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड तक पहुंचे थे। जबकि एंस्लेवमेंट पाथ में पूरे कॉन्टेस्ट में सिर्फ जेंग बाओया, यांग पोयिंग, माजुन, चांग शानयेन, फैंग युआन और न्यू टू 5 मास्टर्स थे। और रिफाइनमेंट पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो पूरे इंसानी इतिहास में सिर्फ 3 ही हुए, द लॉन्ग हेयर एंसेस्टर, ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन और ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजू। रेल्म की हर तरक्की का मतलब था किसी की बैटल स्ट्रेंथ में एक हैरान करने वाला अपग्रेड। ये इसलिए था क्योंकि ऊंचा रेल्म मतलब आसमान और जमीन में मौजूद कानून के टुकड़ों की गहरी समझ। यह गू मास्टर्स को नए बेहतर गू वॉर्म्स रिफाइन करने, ज्यादा किलर मूव्स बनाने और अपने पाथ्स पर ज्यादा प्रभुत्व दिखाने देता था। फैंग युआन को सभी बड़े पाथ्स में से ब्लड पाथ की सबसे ज्यादा समझ थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक हैबतनाक ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ कमाल की थी और उसने ब्लड पाथ के कई नए गू वॉर्म्स बनाए थे और ये नए गू कुछ मामलों में ब्लड सी एंसेस्टर को भी पीछे छोड़ गए थे। उसने कई ब्लड पाथ किलर मूव्स पर भी रिसर्च की थी और भले ही वो मॉर्टल किलर मूव्स दी, उनकी ताकत कमाल की थी। फैंग युआन के पास अब इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ था, जो इंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ के संगम का प्रतीक था, एक अनोखा किलर मूव जो उसकी सारी काबिलियत को निचोड़ कर बनाया गया था और नेचुरल इंस्पिरेशन और विजडम गू की मदद से। लेकिन ऐसे किलर मूव के बावजूद जब उसकी बैटल स्ट्रेंथ की बात आती तो वो उसकी पिछली जिंदगी के ब्लड पाथ के पीक का मुकाबला नहीं कर सकता था। फैंग युआन अपने इमोर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ को सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के ब्लड पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल करके दबा सकता था। उसने अपने ग्रैंड मास्टर रेल्म से शुरू में कुछ ना होते हुए बिल्कुल नए इमॉर्टल गू के कुछ बचे हुए रेसिपीज भी बनाए थे। बेशक इन बचे हुए रेसिपीज के कंप्लीशन रेट्स काफी कम थे। ये गू की दुनिया थी और उससे भी ज्यादा ये गू मास्टर्स की दुनिया थी। गू वॉर्म्स में पालन पोषण, इस्तेमाल और रिफाइनमेंट शामिल द और इन बुनियादी चीजों का ज्यादातर हिस्सा गू मास्टर्स पर निर्भर करता था। गू मास्टर्स की पीढ़ी दर पीढ़ी नए विकास लाती रही, लगातार अपनी भरपूर रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके नए गू वॉर्म्स पर रिसर्च करती और नए रास्ते खोलती, जिसने फिर गू का बेहद अद्भुत तरीका बनाया जो सभी पहलुओं को कवर करता था। इसलिए इंसानों के अपार इतिहास में सितारों की तरह हीरों का उदय हुआ। गू आसमान और जमीन का सार है, इंसान सभी जीवित चीजों की आत्मा है। अतीत के मशहूर लोगों की उपलब्धियां पहाड़ जितनी ऊंची थी जिन्हें बाद की पीढ़ियां मुश्किल से पार कर पाती। हालांकि कुल मिलाकर पांचों रीजन्स की ताकत लगातार बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा गहन हो रही थी, इमेमोरियल, ओल्डन एंटिक्विटी और ऐसे ही युगों को पीछे छोड़ते हुए। गू मास्टर्स गू को पालते, इस्तेमाल करते और रिफाइन करते हैं। बुनियाद पर जाएं तो ये इंसानों द्वारा प्रकृति, दुनिया और ग्रेट डाओ को जांचने और अध्ययन करने का एक प्रोसेस है। चाहे वो एक शांक्सिया दुनिया हो, एक जादू आधारित दुनिया हो या एक वैज्ञानिक दुनिया, सब एक ही हैं, सब प्रकृति और दुनिया की एक खोज और अध्ययन है। बस दुनिया के कानूनों में अंतर होने से खोज के तरीके अलग हो जाते हैं। कोई तभी सीख सकता है जब वो लगातार खोज करे। सिर्फ सीखने से हाई वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और सिर्फ एक्यूमुलेशन से ही वो दुनिया से परे जा सकते हैं। और इस दुनिया में आसमान और जमीन के अध्ययन के चरणबद्ध उपलब्धियों का माप और ग्रेट डाओ हर पाथ का रेल्म है। ग्रेट डाओ एक बैंड किताब है और एक गू मास्टर के लिए आसमान और जमीन का अध्ययन और खोज करने के लिए उन्हें गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से ग्रेट डाओ के पास जाना होता है। उन्हें लगातार अपनी समझ को समराइज करना होता है, इंसाइट्स की जरूरत होती है और पर्याप्त अनुभव चाहिए होता है। हालांकि अभी मुझे ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन मिल रहा है जो ऐसा है जैसे मैं एक विशाल व्यक्ति के कंधे पर खड़े होकर दुनिया को देख रहा हूं। यह रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल को बैंड किताब के अन पन्नों को खोलने पर मजबूर कर रहा है जिन्हें मैं समझ सकता हूं और मुझे सीधे पढ़ने दे रहा है। ये एक शॉर्टकट है, एक बेहद दुर्लभ सौभाग्य। ये मेरा बहुत सारा वक्त और बेहद मेहनत बचाएगा। फैंग युआन जितना इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा जोश में आ जाता। हे लू लैन, तू एक पागल है। तू असल में नेचुरल इंस्पिरेशन पाते हुए रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल से सीखना चाहती थी और ट्रू मीनिंग का इन्फ्यूजन पाना चाहती थी। HMPH, तुझे डर नहीं कि तू अन सबको समझ नहीं पाएगी और उलझन में पड़ जाएगी, यहां तक कि अपना इमॉर्टल असेंशन भी फेल कर देगी। हालांकि तेरा लालच मुझे बहुत पसंद आया। तेरा ये तोहफा मैं पूरा का पूरा कबूल करता हूं। फैंग युआन ने मन हाय मन चिल्लाया। अपने सामने इतने भारी मुनाफे के साथ उसने एक छोटा सा हिस्सा भी पीछे न छोड़ने का फैसला किया। मिरियड सेल्फ, मिरियड सेल्फ, मिरियड सेल्फ।
उसने अपना इमोर्टल किलर मूव नॉन स्टॉप एक्टिवेट किया। पहली बार उसने कीमत की परवाह किए बिना यूज पागलों की तरह एक्टिवेट किया। अनगिनत स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स उभार आए। इमोर्टल एपर्चर के अंदर एक विशाल सेना बन गई। उनका पैमाना पहले से कई गुना बड़ा था। उसी समय इमोर्टल किलर मूव बनाने वाले कई सारे मोर्टल गु नाश हो गए। ये आसमान और जमीन का बैकलैश था और फैंग युआन के एक्सट्रीम रेट ऑफ एक्टिवेशन का नतीजा भी। लेकिन फैंग युआन को कोई दुख नहीं हुआ। सब कुछ ठीक था जब तक को क्लेंस सोल इमोर्टल गु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसने इस सफर के लिए भरपूर तैयारियां की थी और रिप्लेनिशमेंट और सब्स्टिट्यूशन के लिए बड़ी संख्या में मोर्टल गु लाया था। आओ, फैंग युआन ने अपनी छाती उठाई जब अनगिनत स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स उसके इमोर्टल एपर्चर से बाहर निकले। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी ने दुनिया को भर दिया, जैसे कि वो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती हो। कुछ देर पहले की कमजोर बैटल स्ट्रेंथ तुरंत भर दी गई और जल्दी पिछली सीमा को पार करके एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। बड़ी संख्या में नहीं, स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स का एक समंदर पूरे बैटलफील्ड में भर गया। ये कम से कम 3 लाख हैं। ताई बाई यून शेंग और यहां तक कि फेरी लीशन भी ये नज़ारा देखकर हक्के बाकी रह गए। एंशिएंट पेगासस ग्रुप को स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी ने हवा में मजबूती से घेर लिया था। दोनों तरफ के बीच कत्लर ए आम चरम पर पहुंच चुका था। फैंग युआन चल रहे हवाई युद्ध के नीचे बर्फ की सतह पर आराम से चल रहा था। उसके दिमाग में जॉयफुल विल बन रहे थे और तेजी से खर्च हो रहे थे। उसके आदेश पर सेना ने अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेट किया और विशाल हाथों की तरह वो नुकसान की परवाह किए बिना 4 पंखों वाले पेगासी पर झपटे। इसके बाद दर्जनों स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स ने मिलकर 4 पंखों वाले पेगासी को जबरदस्ती नीचे बर्फ की सतह पर धकेल दिया। फिर फैंग युआन धीरे धीरे चलकर जाता, अपने 8 मोटे विशाल हाथ उठाता और मारने के लिए मुक्कों की बारिश कर देता। दर्दनाक हिनहिनाने की आवाजें इलाके में गूंज उठी जब पेगासी टूटकर बिखर गए। ट्रू मीनिंग फैंग युआन के दिमाग में घुस गया और ग्रेट डाउ की गहराइयां तेजी से अब्जॉर्ब हो गईं। उसकी हरकत कुछ सांस लेने के समय तक सख्त हो गई और फिर से ठीक हो गई। फैंग युआन इस तरह से एंशिएंट पेगासी के पागलों जैसे कत्ल ए आम में लग गया। ताजगी आ गई। एक और ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन के बाद वो जोश से दहाड़ा। उसकी नज़र इतनी खून जैसी लाल थी कि उस सीधे देखना मुश्किल था। स्ट्रेंथ पाथ रेल्म जिसे बढ़ाने में सालों और यहां तक कि दर्जनों साल लग जाते, ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा था। फैंग युआन ने अतुलनीय आनंद और खुशी महसूस की। ताई बाई यून शेंग हक्का बक्का होकर देख रहा था। फैंग युआन के पागलपन ने यूज अपने दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस कराई। यहां तक कि फेरी लीशन भी चुप रहने पर मजबूर हो गई। पेगासस ग्रुप के आधे से कम नाश होने के बाद अर्थली कैलेमिटी फिर से बदल गई। पेगासस ग्रुप एक साथ मिलकर 33 विशाल सांपों में बदल गए। ये विशाल सांप एक घर जितने बड़े थे और उनके पास बेहद शक्तिशाली सुरक्षा थी, काले कवच और ढालों से ढके हुए। जब वो जमीन पर गिरे, उन्होंने तुरंत जमीन का फायदा उठा लिया। एक और ट्रांसफॉर्मेशन और इस बार शील्ड स्नेक। फैंग युआन बुराई से हंसा। वो हिला नहीं। हवा में मौजूद स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी पहले ही काले बादलों की तरह सांपों पर छा चुकी थी। जमीन पर कब्जा करके इन शील्ड स्नेक्स को सिर्फ ऊपर से होने वाले हमलों से बचना था, हवा में उड़ने के विपरीत जहां अनपढ़ हर दिशा से हमला किया जा सकता था। फैंग युआन का कत्ल ए आम तुरंत धीमा हो गया। विशाल सेना को एक शील्ड स्नैक से निपटने में काफी वक्त लगा। फैंग युआन पागलों की तरह हंसा और यूएस पर झपट पड़ा। शील्ड स्नेक घावों से भरा हुआ था और इससे पहले कि वो अपना सिर उठाता, फैंग युआन के 8 हाथों ने उस पर बमबरी कर दी। 45 ग्रुप स्ट्रेंथ गु के ओवरलेइंग से निकली विशाल ताकत ने सीधे शील्ड स्नैक को नष्ट कर दिया। एक विशाल ट्रू मीनिंग जो पिछले वालों से कहीं ज्यादा था, फैंग युआन के दिमाग में घुस गया। सर खो चुकी सांप की लाश अचानक गायब हो गई, छोटे सांपों में बदल गई। कुछ ही पलों में वो जगह खतरनाक और फिसलने वाले सांपों के समंदर से भर गई। फैंग युआन ग्रेट डाउ के सार को समझने की प्रक्रिया में था और हिल नहीं सकता था, इसलिए वो सांपों के समंदर में गिर गया। सांपों का समंदर पागलों की तरह हमला करने लगा, जल्द ही उसके विशाल शरीर को ढक लिया। फैंग युआन की इस बार की समझ पहले से अलग थी। पिछले ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन में फैंग युआन को लगा जैसे वो एक पेगासस बन गया हो, जन्म से मृत्यु तक, बचपन से बुढ़ापे तक, मजबूत जमीन पर दौड़ते हुए और विशाल आसमान में उड़ते हुए। उसने पेगासस के अनोखे शरीर की बनावट, विभिन्न शक्तियों का इस्तेमाल और शक्ति का इस्तेमाल करने की चतुराई को महसूस किया। और अब वो अंडे से निकलने से लेकर हर तरह के शिकार को निगलने तक एक सांप बन गया था। उसने व्यक्तिगत रूप से मुड़ते हुए सांप के शरीर, उसके जकड़ने की ताकत, जब वो अपना भोजन निगलता था तब मांसपेशियों की लय,
शिकार को पकड़ने के लिए जब उसका सिर बिजली की तरह हिलता था तब लगने वाले बाल का अनुभव किया। ये न सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ रेल्म को बढ़ा रहा था, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और यहां तक कि फ्लाइंग मास्टर अटेनमेंट भी आगे बढ़ रहे थे। इन अनुभवों ने स्ट्रेंथ पाथ के सिद्धांतों को विस्तृत किया और उन पर कदम रखा। इन सिद्धांतों में बेहद बड़ी जानकारी शामिल थी और उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था, क्योंकि ग्रेट डाओ के चमत्कार शब्दों में नहीं डाले जा सकते थे। शब्द बहुत सरल, बहुत नीरस, बहुत उथले होंगे और उसके रहस्यों और चमत्कारों को चित्रित करने में असमर्थ होंगे। चैप्टर 688 सेकंड बैटल विद हे चेंग, 1/2, फैंग युआन। ताई बाई यून शेंग की चिल्लाहट जोर से सुनाई दी। फैंग युआन ने अपनी आंख खोली और सांपों के समंदर के अंदर से जाग गया। उसके चारों तरफ, सिर से पांव तक, सांप हाई सांप थे। अनगिनत सांप उसके चारों तरफ लिपटे हुए उस मारने और निगलने की कोशिश कर रहे थे। अगर फैंग युआन का हेयर आर्मर उसकी रक्षा न कर रहा होता, तो ये छोटे सांप शायद अब तक उसके पेट में घुस चुके होते। फैंग युआन जोर से हंसा, वो हैरान होने के बजाय खुश था। उसने अपनी 8 विशाल बाहें फैलाई और मुट्ठियों में जकड़कर दर्जनों सांपों को कुचल डाला। 10,000 ट्रू मीनिंग्स उसके दिमाग में घुस गए। उसकी चेतना एक पाल के लिए धुंधली हो गई, लेकिन तुरंत ठीक हो गई। जैसे जैसे वो इसका आदी होता गया और जैसे जैसे उसके अटेनमेंट का लेवल बढ़ता गया, उसके ट्रू मीनिंग अब्जॉर्ब करने की गति तेज से तेज होती गई। मारकाट के नशे में उसने हेयर आर्मर हटाया और अपना मुंह खोलकर सांस अंदर खींची। फौरन अनगिनत छोटे सांप उसके मुंह में रेंगने लगे। उसने अपना मुंह चबाने के लिए खोला। उसके न्यूकीले दांत सांपों के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। फिर उसने निगल लिया और सांप की लाश उसके गले से नीचे उतर गई, इस दुनिया से गायब हो गई। ट्रू मीनिंग की लहरें उसके दिल और दिमाग को लगातार भर रही थी। स्ट्रेंथ पाथ ट्रू मीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ट्रू मीनिंग, ये सब निशान बनकर उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए गए। साथ ही ट्रायल और एरर से वो नए ज्ञान से परिचित हो गया। इसने फैंग युआन को दूसरे इलाकों में बहुत गहरी समझ दी। मिसाल के तौर पर उसका फ्लाइंग अटेनमेंट। जब फैंग युआन ने तीसरे विशाल शील्ड स्नैक को मारा, तो उसका स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट लेवल क्वाजी ग्रैंड मास्टर से ग्रैंड मास्टर रेल्म में चला गया। स्ट्रेंथ पाथ ग्रैंड मास्टर, यानी अगर थोड़ा और वक्त मिलता तो फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी के ब्लड पाथ के लेवल तक पहुंच जाता, क्योंकि उसका ब्लड पाथ अटेनमेंट लेवल भी ग्रैंड मास्टर रेल्म हाई था। अभी उसका दिमाग अनगिनत विचारों और अनगिनत इंस्पिरेशन से भरा हुआ था। स्ट्रेंथ पाथ की उसकी समझ एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। वो ऐप स्ट्रेंथ पाथ से जुड़े कई स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स और कई मॉर्टल किलर मूव्स बना सकता था। लेकिन फैंग युआन संतुष्ट नहीं था। उसने कत्ल ए आम जारी रखा। अर्थली कैलमिटी, आइसफॉल, डिवाइन एप, एंशिएंट पेगासस और शील्ड स्नेक ग्रुप में बदलने के बाद फैल हो चुकी थी। ए फ्लैट, एक नया बदलाव हुआ, वो रॉकमे के एक ग्रुप में बदल गई। फैंग युआन ने आर्मी को कंट्रोल किया, रॉकमे को मारा। उसने उनके सिरों को रौंदा और उनके जिस्मों को निगल लिया, मोटाई की शक्ति को समझते हुए। अर्थली कैलमिटी अगली बार एक मधुमक्खी के झुंड में बदल गई, जब फैंग युआन ने अपने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को लगातार खुद से फोड़ दिया, चुभन की शक्ति सीखते हुए। अर्थली कैलमिटी गेंदों में बदल गई, जब फैंग युआन ने उन्हें मारा। उसने आगे बढ़ने की शक्ति के बारे में सीखा। जैसे जैसे उसका स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट बढ़ता गया, जब उसने अपना ग्रैंड मास्टर रेल्म स्थिर कर लिया, उसने क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर रेल्म की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी पाल, 2 चमकदार इंद्रधनुष, एक काला और एक सफेद, हवा को चीरते हुए नीचे उतरे। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम वकाई ऐसी प्लेन्स में आए थे। जैसे ही इंद्रधनुष फीका पड़ा, 2 लोग, ही चेंग और जू सोंगजी, दिखाई दिए। मजबूत दुश्मन आ चुके थे। इतने सारे स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स, ये हो क्या रहा है? जू सोंगजी की पुतलियां सिकुड़ गईं, इससे पहले कि वो एक गर्म रोशनी में चमक उठे। ओ, ये है। लगता है अफवाहें सच थी। आईसी प्लेन्स में ट्रिब्यूलेशन से गुजरने पर रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल का ट्रू मीनिंग आकर्षित हो सकता है। हे चेंग की एड बैटलफील्ड को अजीब ढंग से देख रही थी, फिर उसकी नज़र 3 रंग की ककून पर टिकी। इतने लंबे समय के बाद भी ही लूलैन ने अभी तक 3 की को अब्जॉर्ब करना खत्म नहीं किया था। उसकी ह्यूमन की मात्र बस बहुत ज्यादा थी। ही लूलैन, तुम लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं है, सरेंडर क्यों नहीं कर देती? हे चेंग जोर से हंसा। उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और एक इमॉर्टल गू दिखाया। इस इमॉर्टल गू से एक अजीब नीली रोशनी निकल रही थी। ये एक टाइम पाथ रैंक 6 इमॉर्टल गू था। इमॉर्टल गू की ओरा हो रही थी। ये ताई बायून शेंग के अपचर में मौजूद 2 टाइम पाथ इमॉर्टल गू के साथ रेजोनेट कर रही थी, जिससे वो कांपने लगे। फेरी ली शन का चेहरा बदल गया।
वो सामने आए और ही लू लन के आगे खड़ी हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, इंस्टेंट पॉज। यह रैंक 6 टाइम पाथ इमॉर्टल गू इंस्टेंट पॉज था। यह टारगेट का समय 6 पलों के लिए रोक सकता था। इस गू के होते हुए ही चेंग को फैंग युआन के फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हे चेंग ने फेरी ली शन को देखा और उसकी नजर टिक गई। उसने गहरी सोच के साथ कहा, सोचने वाली बात है कि इस सबके पीछे मास्टरमाइंड फेरी ली शन थी। तुम हम बाप बेटी के बीच फूट क्यों डाल रही हो? ओह समझा, जैसा कि उम्मीद थी। कौन सा गू इमॉर्टल मेरे पास मौजूद येन यांग लाइफ एक्सटेंशन मेथड में इंटरेस्टेड नहीं होगा? ऐसा कहकर ही चेंग ने सार्कास्टिक हंसी हंसी। उसने फेरी ली शन को एक मजाकिया एक्सप्रेशन दिखाया जैसे वो कॉन्फिडेंस से लबरेज हो। फेरी ली शन का चेहरा गंभीर था। उसकी आवाज ऊंची हो गई और आसमान में गूंजने लगी, ही चेंग, आज तुम्हारी हार लिखी है। लिटिल लैन को कोई नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम ही रोकने वाली में होंगी। ऐसा कहकर फेरी ली शन ने छुपाना बैंड कर दिया। उसने एक रैंक 7 गू इमॉर्टल की शानदार ऑरा दिखाई। उसी समय बर्फ की सतह टूट गई। अनगिनत पेड़ों की जड़ें तेजी से बढ़ने लगी। वो एक दूसरे से लिपट कर विशाल अजगरों की तरह हिल रही थी। पर तेजी से बढ़े, जल्द ही ये एक जंगल का इलाका बन गया। कुछ सांसों के बाद नाशपाती के फूल उगे। फूलों की महक खुशबूदार थी और कई ली तक फैल गई। फेरी ली शन पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका जिस्म पत्तों और शाखाओं से ढका हुआ था, गायब हो गई। इस बीच ही लू लन अभी भी 3 की को बैलेंस कर रही थी। वो नाशपाती के पेड़ के ऊपर थी। बैटलफील्ड किलर मूव, पियर ऑर्चर्ड। सोचने वाली बात है कि थर्ड लीडर का कल्टिवेशन लेवल चुपके से रैंक 7 तक पहुंच गया था। संभाल कर ही चेंग, थर्ड लीडर अर्थ और वुड पाथ कल्टिवेट करती है। उसने ये बैटलफील्ड पहले ही सेट कर दिया था। मैं भी स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड का मेंबर हूं। मेन अलायंस रूल्स की वजह से फेरी ली शन से लड़ नहीं सकता। जू सॉन्ग जी ने याद दिलाया। आमतौर पर जब फेरी ली शान नॉर्दर्न प्लेन्स में दिखती थी तो वो हमेशा रैंक 6 कल्टिवेशन दिखाती थी। उसके असली कल्टिवेशन लेवल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हे चेंग का चेहरा शांत था। उसकी नजर एक पाल के लिए फैंग युआन, ताई बाई यून शेंग और फेरी ली शन पर गई, फिर वापस ही लू लन पर आ गई। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी, एक रैंक 6 गू इमॉर्टल, एक रैंक 7 गू इमॉर्टल। हे चेंग ने बुदबुदाया। उसने ठंडी सांस ली। जू सॉन्ग जी से कहते हुए, जाओ इस इमॉर्टल ज़ॉम्बी और रैंक 6 गू इमॉर्टल से निपटो। जब मेन फेरी ली शन को मार दूंगा तब हम ही लू लन को पकड़ लेंगे। उसका लहजा फैसलाकुन और कॉन्फिडेंस से भरा था। हालांकि फेरी ली शन रैंक 7 थी। उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 7 के निचले टियर पर होनी चाहिए थी। वो ही चेंग से काफी दूर थी। ठीक है, ये देखकर कि सबसे मुश्किल दुश्मन से ही चेंग निपटेगा, जू सॉन्ग जी मान गया। वो नीचे उड़ा, सीधा अर्थली कैलेमिटी की तरफ। वो एक जानकार आदमी था। वो जानता था कि अर्थली कैलेमिटी में एक डेमन वेनरेबल ट्रू मीनिंग है। भले ही वो स्ट्रेंथ पाथ या ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल नहीं था, वो इसका एक हिस्सा चाहता था। गू इमॉर्टल्स आमतौर पर कई पाथ्स में जाते थे ताकि वो अपने मुख्य पथ की मदद कर सकें। कौन एक ऊंचे अटेनमेंट से नाखुश होगा? मौत को दावत दे रहे हो। फैंग युआन ने जू सॉन्ग जी को यहां आते देखकर गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखों में एक बेरहम रोशनी चमकी। सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? जू सॉन्ग जी ने नफरत से कहा। वो तेजी से पास आ गया। हे चेंग के साथ अपनी पहली लड़ाई में फैंग युआन ने पीछे हटने पर ध्यान दिया था, उस जगह से भागने के लिए। इसलिए उसने अपनी असली बैटल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। हे चेंग और जू सॉन्ग जी ने सिचुएशन का एनालिसिस किया और मान लिया कि फैंग युआन के डू मूवमेंट इमॉर्टल गू यूज दूसरे गू इमॉर्टल्स ने उधार दिए थे। भले हाई फैंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी अर्थली कैलेमिटी के खिलाफ जोरों से लड़ रही थी। पहला, अर्थली कैलेमिटी पहले ही आधी नाश हो चुकी थी। दूसरा, वाइड रेंज किलर मूव बहुत आमद। तीसरा, ZYA डटार इमॉर्टल ज़ॉम्बी की बैटल स्ट्रेंथ आम गू इमॉर्टल से कम होती थी। और आखिर में फैंग युआन की तरफ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल और एक रैंक 7 गू इमॉर्टल द जू सॉन्ग जी ने अनजाने में हाई फैंग युआन के खतरे को कम आंक लिया। जू सॉन्ग जी की स्पीड बहुत तेज थी। वो एक पाल में फैंग युआन के ठीक ऊपर था। मैं तुम्हें अपनी ताकत का मजा चखता हूं, वो गरजा। उसने अपने हाथों से धक्का दिया और अपने किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। ड्रिफ्टिंग स्नो, आइस माउंटेन ऑल, स्नो स्पैरो क्राइसिस। उसने एक साथ 3 किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। यह जू सॉन्ग जी का गू वॉर्म्स को कंट्रोल करने पर कमाल का काबू दिखाता था। ये तीनों किलर मूव्स अटैक टाइप किलर मूव्स थे। एक पाल में तेज हवाएं चली। जब हवा में बर्फ उड़ने लगी, अनगिनत स्नोफ्लेक्स चिड़ियों में इकट्ठे हो गए।
वो तेज हवा और बर्फ में आराम से हिल रहे थे। बहुत रूहानियत के साथ वो हजारों की संख्या में थे। 20 से 30 बर्फीले तीर जो पहाड़ों के साइज के न्यूक्लियर कांतों से ढके हुए थे, जब वो फैंग युआन की तरफ उड़े, उसके जिस्म को चीरने की कोशिश कर रहे थे। फैंग युआन ठंडा सा हंसा, उसने हाथ हिलाया और मिरियड आर्मी हर एक में आ गई। मिरियड सेल्फ हिम्मत से आगे बढ़ा, उनकी चिल्लाहट ने आसमान को हिला दिया। जहां भी आर्मी गई, बर्फीले पहाड़ गिर गए, स्नो स्पैरोज रोने लगे और बर्फ रुक गई। जू सोंगजी का चेहरा बदल गया। लड़ने के बाद हाई यूज मिरियड सेल्फ की असली डरावनी ताकत का एहसास हुआ। ये देखकर कि मिरियड सेल्फ आर्मी उसकी तरफ आ रही है, जू सोंगजी ने गुस्से में गरजते हुए अपने बाल खड़े कर लिए। उनसे ठंडक की लकीरें निकलने लगी। एक पाल में ठंडक तेजी से फैल गई और हवा में एक आइस क्रिस्टल डोमेन बन गया। बैटलफील्ड किलर मूव, स्नो डोमेन, टावरिंग पाइन ट्री, आइसी हेयर ड्रैगन स्ट्रीम। जू सोंगजी गरजा, एक साथ डू डिफेंसिव किलर मूव्स का इस्तेमाल करते हुए। फौरन स्नो डोमेन में चीत के पेड़ उगने लगे। शून्य से वो उगे, घने बड़े पेड़ बन गए। शाखाओं ने पेड़ों को एक साथ बांध लिया, कई मोटी सुरक्षा दीवारें बना दी। जहां तक उसके लंबे सफेद बालों का सवाल था, वो फैले और हवा में एक ड्रैगन की दहाड़ दी। लंबे बाल दर्जनों ड्रैगन के आकार की बर्फ में बदल गए। उसके जिस्म के चारों तरफ लिपट कर एक किले जैसी सुरक्षा बना ली, जिसमें जू सोंगजी सबसे बीच में सुरक्षित था। हालांकि जब मिरियड सेल्फ आर्मी ने हमला किया, चीत के पेड़ गिर गए और बर्फीले ड्रैगन्स टूट गए। स्नो डोमेन एक पल के लिए टिका और फिर टूट गया। एक इमॉर्टल किलर मूव। आखिर ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी है कौन? जू सोंगजी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी उंगली में घबराहट दिख रही थी जब वो तेजी से पीछे हटा। जब वो आया था उससे भी तेज, उसकी हालत पतली हो गई थी। उसी समय ही चेंग और फेरी लीशन एक घमासान युद्ध में उलझ चुके थे। दोनों की लड़ाई शुरू से ही चरम पर पहुंच चुकी थी। हे चेंग ने डार्क एरो इमॉर्टल गू का पूरा इस्तेमाल किया। 3 काले तीर पियर ऑर्चर्ड में छोड़ दिए, जो इधर उधर उड़कर फेरी लीशन के असली छुपने की जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पियर ऑर्चर्ड में घनी वनस्पति थी और नाशपाती के फूल पेड़ों से गिर रहे थे। जड़ें एक दूसरे में उलझी हुई थी और बढ़ रही थी। जब सैकड़ों सनफ्लावर किंग लोटस प्रकट हुए, जैसे ही लोटस खुला, जलते हुए प्रकाश की किरणें ही चेंग की तरफ चली। हे चेंग का जिस्म कांपा, उसके काले चोगे से काला द्रव्य रिसने लगा, उसके आसपास के इलाके को काला रंगते हुए। यह भी एक बैटलफील्ड किलर मूव था, जिसे डार्क वेल कहते हैं। डार्क वेल में काले गोले छोड़ दिए गए, बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। काले गोल पियर ऑर्चर्ड से टकराए, विशाल काले घन चक्र बनाते हुए। ये वही किलर मूव था जो ही लू लैन ने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल किया था, डार्क वॉर्टेक्स। डार्क वॉर्टेक्स फैला, पेड़ों और फूलों को नाश करते हुए, पियर ऑर्चर्ड में बड़े छेद बनाते हुए। इस बीच सूरज की गर्म किरणों ने भी डार्क वेल के कुछ इलाकों को चीर दिया। जैसे जैसे दोनों हमला करते रहे, प्रकाश की किरणें कम हो गईं, जबकि डार्क वॉर्टेक्सेस की संख्या बढ़ गई। ही चेंग ने जल्द ही अपना पलड़ा भारी कर लिया, जैसा कि नॉर्दर्न प्लेन्स के एक मशहूर रैंक 7 गू इमॉर्टल एक्सपर्ट से उम्मीद थी। चैप्टर एंड।